अब जो अगला टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया, जो मेन टॉपिक है वो वाले टॉपिक है। उसमें हालांकि आपको ऑक्सीकरण अंक का पूछा जा सकता है, लेकिन बाकी नहीं पूछा जा सकता। और हालांकि अभी पिछले 2-3 दिनों में कई जने नहीं आ रहे थे, तो जिसको वो नहीं आएगा उसको ये भी नहीं आएगा, ये कंफर्म है। तो आपके पीछे की 2-3 दिन की छुट्टी से आगे के अब 6-7 दिन और जाएंगे आपके। तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा, इसलिए वो देख लेना फटाफट आप लोग। तो ऑक्सीकरण अपचयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए ये ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, तो लिखिए अब देखिए पुराने ज़माने में, यानी कि साइंस जैसे से डेवलप होती रही, पुराने टाइम में जो है ऑक्सीजन की कुछ परिभाषाएं दी गई, और तो वो भी हमें जानना जरूरी है क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण की पहली परिभाषा है, देखिए ये 2 पार्ट में बांट लें आप, ताकि क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो याद करने में आसानी रहती है। इस तरह से कंपेयर करके हम करते हैं। तो ऑक्सीकरण किस चीज को कहते हैं? तो सबसे पहले लिखिए किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ये मैग्नीशियम एक तत्व है, इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ जाए किसी रिएक्शन में, ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ मैग्नीशियम अकेला था और यहाँ जाके मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो ऐसे हमने देखा, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया तो हम ये कह देंगे कि मैग्नीशियम यानी इस Mg का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो Mg का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। तो अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो हम ये कह देते हैं कि उसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। ये सिर्फ रटने की बात है और देखने पे अपने को पता चल जाएगा। ये उदाहरण लिख लो आप लोग। उसके बाद सेकंड, ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व क्या होते हैं? अब यहाँ देखिए वो पिछला हमारा पढ़ा हुआ काम में आएगा कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका ऑक्सीकरण अंक जो हमने पढ़ा पिछली क्लास में वो हमेशा माइनस में होता है। जैसे कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका ऑक्सीकरण हमेशा क्या होता है? माइनस में होता है। उनको क्या बोलते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व। खैर आपको उदाहरण के तौर पे ये वाले मिलेंगे ज्यादातर, FCl, Br, ये 3 याद रख लोगे आप तो आपको दिक्कत नहीं होगी जहां तक है। वैसे भी बड़ी पहचान ये है कि जिसका माइनस में होता है, वो आपको नियम याद है तो आपको पता है कि कौन ऋण विद्युतीय तत्व होगा, जिसकी परमानेंट माइनस में हो। और ऐसी कोई 1-2 स्पीसीज है, कोई ज्यादा है नहीं।
जिसमें ये हेलोजन है 3। तो ऑक्सीजन का खुद का पर्सनल रूल आ गया, तो इसलिए ऑक्सीजन को इसके साथ अगर हम चाहें तो इंक्लूड कर दें, लेकिन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना लिख लें। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब मान लो किसी में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाए, अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि पहले उसमें नहीं हो। जैसे ये केस है इसमें कि ये देखिए इसमें ये क्लोरीन इसमें 2 है, एसएन के साथ में 2 क्लोरीन है, और ये एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन आपको दी जाएगी। ध्यान रखना कोई रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको दी जाएगी। तो आप तो ये देख लो कि भाई यहाँ एसएन के साथ 2 क्लोरीन थे और यहाँ एसएन के साथ कितनी होगी, 4 होगी। तो इसका मतलब है ये ऑक्सीकरण हो गया। तो किसी में भी ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ गया तो वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तीसरा लिखिए हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हटना, हटने को आप कम होना भी लिख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी हाइड्रोजन जैसे ये एक यौगिक है H2S, इसमें या सल्फर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और किसी वजह से ये टूट गया और टूट के इसके दोनों तत्व अलग अलग हो गए। तो अलग अलग हो गए तो हम ये क्या बोल देंगे कि हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ था, सल्फर जुड़ा हुआ था। तो हाइड्रोजन किससे अलग हुई है, किससे रिमूवल हुआ है, सल्फर से हुआ है। तो हम कह देंगे सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है। हालांकि ये आपको रटने हैं, ये रटने के तरीके हैं। तो 3-4 लाइनें ये रटनी है, 4 लाइनें। बाकी मैं आपको इसके ऑक्सीकरण क्यों हुआ ये बताऊंगा, जो तरीका हमने ऑक्सीकरण अंक से पढ़ा है उससे, और वही ऐसा तरीका है जिससे आप सब सवाल कर सकते हो। ठीक है। और चौथा लिखिए धन विद्युतीय तत्व। धन विद्युतीय तत्व, और ये धन विद्युतीय तत्व को हम कहते हैं धातु। तो ब्रैकेट में लिख ले धातु। धन विद्युतीय तत्व, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यानी कि मेटल। धन विद्युतीय तत्व का हटना, 2 जुड़ना है और 2 हटना है, ध्यान रखना। धन विद्युतीय तत्व का हटना। और आपको ध्यान हो ऑक्सीकरण अंक हमने पढ़ा है, तो हाइड्रोजन भी क्या है, क्या होता है परमानेंट हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, +1 होता है ना। तो उस पर +1 होता है परमानेंट, जिस पे परमानेंट प्लस होता है वो धन विद्युतीय तत्व है। तो चाहे तो हाइड्रोजन को भी आप धन विद्युतीय की कैटेगरी में ले सकते हैं। हालांकि उसके क्योंकि अपवाद मिलेंगे आपको, कि मैंने बताया था कुछ जगह पे -1 भी वो होता है, लेकिन धातु में अपवाद नहीं होता, धातु कभी भी माइनस में नहीं होगी। इसलिए इन दोनों नियमों को अलग अलग लिखा गया है। तो जो धन विद्युतीय तत्व है, ये जो धन विद्युतीय तत्व है ये धातु होते हैं। जैसे ये एक यौगिक है, ये Hg, ये मरकरी है जिसको पारा बोलते हैं, Hg2Cl2। इसके कोई रिएक्शन करवाई गई, क्योंकि हमें रिएक्शनों पे ज्यादा कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो हमें कोई याद नहीं करनी है, ना कोई रटना है। ये समझने की चीजें हैं, करनी आ गई गणित के सवाल की तरह तो कोई भी दे दो कर देंगे, और नहीं आई तो फिर कितने भी रट लो, 50 रट लोगे, 100 रट लोगे, तो हो सकता है कि 101 वहां कोई नया दे दे वो एग्जामिनर। तो इसके कोई क्रिया हुई, कुछ भी क्रिया हुई, ये अपने को इसमें से एक मरकरी अलग हो गया, तो इस Hg2Cl2 में से
एक मरकरी की क्या होगी, धन विद्युत तत्व। क्या मरकरी पारा भी धातु होती है, लिक्विड धातु होती है। ये अलग हो गया मरकरी, तो अलग हो गया, तो धातु कम हो गई किसी चीज में। पहले यहाँ दो थी, अब क्या रह गई, इसमें एक ही रह गई। तो ये क्या कह देंगे हम, क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया। उतार दो। तो ये चार परिभाषाएं हैं ऑक्सीकरण के, जो पहले चलते थे, अब इसको डिफाइन कर दिया गया और उसका रीजन भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। अब हम अपचयन की तरफ आए। तो अपचयन की खासियत ये है कि आपने अगर ऑक्सीकरण याद कर लिया तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। कि जैसे हमने यहाँ लिखा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपचयन क्या होगा, फिर ऑक्सीजन का हटना। तो लिखिए पहली डेफिनेशन इसके, ऑक्सीजन का हटना, या कम होना भी कह सकते हो आप इसको, ऑक्सीजन का हटना या कम होना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए कोई भी चीज है उसके साथ ऑक्सीजन थी, जैसे मान लीजिए इसके साथ ऑक्सीजन है, किसके साथ, Hg के साथ ऑक्सीजन थी। इसको गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन और Hg अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ Hg के साथ ऑक्सीजन थी, Hg से ऑक्सीजन अलग हो गई, तो यहाँ हम क्या कह देंगे कि Hg का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हट गई मतलब अपचयन हो गया। ठीक है, उतारो। फिर उसमें दूसरा क्या था, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, यहां हो जाएगा ऋण विद्युत तत्व का हटना, रिमूवल। अब देखिए जैसे ये, और मैक्सिमम केसेस में आपको Cl ही मिलेगा इसके एग्जाम्पलों में। जैसे ये FeCl3 है, इसको भी कुछ क्रिया करवाई जिसकी वजह से ये टूट गया, तो FeCl3 जो है इसमें से Cl2 अलग हो जाता है। तो पहले यहाँ 3 Cl थे, अब कितने रह गए, 2, तो एक की कमी हो गई, तो हम यहाँ क्या कह देंगे, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, अब तीसरे इसमें क्या थे कि हाइड्रोजन का हटना, और यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का जुड़ना जो है ऑक्सीकरण कहलाता है, सॉरी अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसमें देखिए यही एग्जाम्पल हम पलट के लिख सकते हैं कि यहां पर ये सल्फर है, इसकी कोई क्रिया हुई और इससे ये वापस हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हम ये क्या कह देंगे, एस का क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। आपको समझने में इसमें आसानी रहेगी। उसी तरीके से अगला, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, उसमें हटना था तो इसमें जुड़ना हो जाएगा। धन विद्युतीय तत्व का यानी धातु का जुड़ना।
जैसे ये एक रिएक्शन है, अब ये सोडियम धातु है, ध्यान रखना, ये धातु क्या होगी, जुड़ गई, किसके साथ जुड़ी, Cl के साथ में जुड़ी, या Cl2 कह दो भले आप, Cl2 के साथ जुड़ी, तो Cl2 के साथ जुड़ी या Cl के साथ जुड़ी, चाहे जैसे भी बोलो, तो यहाँ Cl2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। समझ में आ गया। तो ये धन विद्युत तत्व किसी के भी साथ जुड़ जाएगा तो उसका अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये परिभाषाएं सीमित परिभाषाएं हैं ऑक्सीजन और अपचयन की। सीमित का मतलब यह है कि आप इससे रेडॉक्स अभिक्रिया को नहीं समझा सकते, या तो ऑक्सीकरण को समझा सकते हो या अपचयन को समझा सकते हो। अब सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, हमारा जो टॉपिक है, फिर हम जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑक्सीकरण और अपचयन की वो पढ़ेंगे। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं कि क्यों ये पूरी नहीं है, या ये तरीका अगर आप याद रख लोगे तो फिर सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन क्योंकि कंपटीशन में ये भी आया हुआ है कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हटना क्या कहलाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए कराना जरूरी था, नहीं तो ये करवाते ही नहीं अगर इस पर क्वेश्चन नहीं आते तो लिखिए रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आप लिखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। पहले तो रेडॉक्स अभिक्रिया, और ये इंग्लिश है और इंग्लिश ही आपको याद रखनी है क्योंकि हिंदी में इसके और भी कुछ नाम होते हैं तो फिर वो कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। तो हम सीधा इंग्लिश वर्जन में रेडॉक्स देख लेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया लिखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। और ये ध्यान रखें कि अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुआ है तो वहां अपचयन भी हुआ है। जैसे ये आप एक बार रेडॉक्स के उदाहरण में भी लिख लें, दोबारा रेडॉक्स के उदाहरण में लिख लें। वैसे हम खूब उदाहरण करेंगे इसके, लेकिन फिर भी आप एक बार ये उदाहरण लिख लें बात को समझने के लिए केवल। अब बात क्या है कि कभी भी ऑक्सीकरण अकेला नहीं होता। अगर ऑक्सीकरण होगा तो अपचयन भी होगा, या अपचयन होगा तो ऑक्सीकरण भी होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्स हैं, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते दोनों। तो फिर अब यहां मैंने जैसे कहा कि Cl2 का अपचयन हुआ है तो दूसरा कौन है, Na। तो इस Na का ऑक्सीकरण हुआ है। भले ही अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों हुआ है क्योंकि मैंने बताया नहीं, लेकिन इस Na का ऑक्सीकरण हुआ है। अच्छा, यहां तो तुक्का भी लगा देंगे कि अगर अपने को पता है कि हाँ भाई इसका अपचयन हुआ है तो फिर दूसरे का डेफिनेटली क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। लेकिन इसमें कैसे तुक्का लगाएंगे, या चलो इसमें कैसे लगाएंगे तुक्का, यहां तो एक ही चीज है, लेकिन यहां भी दोनों हुए हैं, ऑक्सीकरण भी हुआ है। और इसलिए ये परिभाषाएं सीमित है, लिमिटेड है, क्योंकि इससे एक चीज तो आप बता सकते हो देख के, दूसरी चीज बता नहीं सकते। इस वजह से जो है, और रेडॉक्स अभिक्रिया यही है कि जब ऑक्सीकरण होगा तो अपचयन डेफिनेटली होगा, अपचयन होगा तो ऑक्सीकरण भी डेफिनेटली होगा। दोनों साथ साथ होंगे, वरना एक भी नहीं होगा। समझ में आ गया ना। तो ये इसके अंदर होता है। तो इसके लिए फिर इनसे हम हर उदाहरण नहीं कर सकते, भले ये 4-4 है। तो प्रत्येक उदाहरण को करने के लिए लिखिए ऑक्सीकरण व अपचयन के आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न डेफिनेशन।
ऑक्सीकरण व अपचयन के मॉडर्न कंसेप्ट लिख लेना। ऑक्सीकरण व अपचयन के आधुनिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा यानी कि जो वर्तमान में आपको अगर समझाना ऑक्सीकरण व अपचयन को, इसको ब्रैकेट में लिख लें इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। और ये लिखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये आधुनिक अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एक ही है। ठीक है। अब क्योंकि ये जो बात है इसका, इस डेफिनेशन के लिए पीछे जो पिछले वीक में जो सारी क्लासें हुई है वो आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने बहुत कम उस समय करवाया ताकि आप लोग याद कर लें। आपको याद करने के लिए पूरा वक्त दिया था, इसलिए दिया था, नहीं तो ऑक्सीकरण अपचयन समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। तो लिखिए सबसे पहले ऑक्सीकरण। अब दोबारा ऑक्सीकरण की हेडिंग डाल लें। अब 2 बार करने की जरूरत नहीं है, अब एक ही बार कर ले। ऑक्सीकरण 2 पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, अब हम अलग अलग पढ़ेंगे इनको। लिखिए किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना, किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना। स्पीशीज ये इंग्लिश वर्ड है, स्पीशीज। किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पीशीज। किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। आगे लिखें ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तथा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। यह खास बात है, तथा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। यानी किसी चीज ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो वो ऑक्सीकरण है। कैसे है? अब हमने आयन पढ़ा था, वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जैसे ये सोडियम है, यहां पर इस पर 0 चार्ज है और अभिक्रिया हुई और आप देखें कि इसके ऊपर प्लस आ गया, तो ये प्लस किस चीज को है? ये धनायन है। और धनायन कब बनता है? जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है? त्याग देती है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो आप देखो ये अभिक्रिया हुई, इसमें सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि कैसे हुई कि यहां 0 चार्ज है और अब यहां कितना हो गया? +1 हो गया, तो बढ़ गए ना ऑक्सीकरण अंक भी। पहले 0 थे, 0 से +1 हो गए तो बढ़ गए। तो बढ़ गए इसलिए भी तो 2 बातें हैं ऑक्सीकरण में कि या 1 इलेक्ट्रॉन में कमी होगी, हालांकि दोनों बातें एक ही है, बस बोलने का अंदाज अलग अलग है। और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हमेशा ऑक्सीकरण अंक क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जैसे ये Sn+2 है, एक रिएक्शन में इधर Sn+2 लिखा हुआ था और इधर जाके वो Sn+4 हो गया। तो पहले इसके पास कितने कमी थी? 2 की कमी थी, अब कितने की लग रही है? यानी 2 और त्याग दिए इसने। और ये देख लो आप, +2 से +4 हो गया, यानी ऑक्सीकरण अंकों की क्या होगी? वृद्धि होगी। इसी तरीके से Fa+2 है, ये Fa+2 Fa+3 में बदल गया। सेम बात है बिल्कुल। ठीक है। दूसरा S-2 है और ये S में बदल गया। अब देखिए ये क्या है? एक ऋणायन है, और ऋणायन का क्या मतलब है कि उसके पास जितने होने चाहिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कितने ज्यादा होते हैं? जितना उसके ऊपर क्या होता है?
माइनस होता है, तो माइनस होता है तो इस पे -2 है, तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। चाहे इसके पास कितने भी हो, आप भूल गए भले ही इसका 16 नंबर है, इसके पास 16 होते हैं, लेकिन भूल भी गए तो यहां उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इसके पास 2 एक्स्ट्रा है। तो 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन यहां आके हम देख रहे हैं कि एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा थे वो इसने क्या कर दिए, त्याग दिए, दे दिए किसी को। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये इस बात का यहां मतलब है। अब यहां वृद्धि कैसे हुई ऑक्सीकरण अंकों में, तो -2। अब गणित के हिसाब से इस बात को समझना यहां पे कि आप घाटे में चल रहे हैं और यहां एक पोजीशन ऐसी आ गई जहां घाटा है ना नफा है, तो क्या हो गया, आपके ऊपर बढ़ गए ना, बढ़ा हुआ कहलाएगा ये। तो ये भी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि है। अगर आप गिनती बोलेंगे तो -2, -1, फिर 0, फिर +1, ऐसे बढ़ते क्रम में जाएगी। तो ये भी ऑक्सीकरण अंकों की वृद्धि है। फिलहाल आप एक लाइन याद करना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ये ऑक्सीकरण अंकों वाली वृद्धि अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसके लिए दिमाग पे जोर मत डालना, आगे के उदाहरणों में जब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात समझ लो। बताओ मैंने दोनों दी, क्योंकि जो समझना चाहते हैं वो दोनों समझ, लेकिन मेन इलेक्ट्रॉन का त्यागना जो है। इसी तरह ये Cl- है, इसी तरह ये Cl में बदल गया या Cl2 में बदल गया मान लीजिए, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था और अब वो एक एक्स्ट्रा नहीं है, यानी इसने वो क्या कर दिया, त्याग दिया। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये उतार लो, यही बात आपको समझनी है और इसी से सारे एग्जाम्पल होंगे। आगे लिखिए अपचयन। ये ऑक्सीकरण था, अब अपचयन। लिखो, किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। और एक बात लिख लो कि अपचयन से ऑक्सीकरण अंकों में कमी होती है। अपचयन से ऑक्सीकरण अंकों में कमी होती है। अपचयन से ऑक्सीकरण अंकों में कमी होती है। अब जैसे ये मैग्नीशियम +2 है तो इसके ऊपर प्लस है, तो हमें पता है एक धनायन है, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और कोई रिएक्शन हुई और ये +2 से इसमें Mg में बदल गया, यानी अब इसके ऊपर चार्ज क्या रह गया, 0 रह गया। तो 0 रह गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन जो कमी थी वो ले लिए अभिक्रिया के दौरान, और इलेक्ट्रॉन ले लिए या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो इसका मतलब ये अपचयन हो गया। उसी तरह से
जैसे ये Hg+2 है, ये Hg+ में बदला मान लो, तो पहले इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब अभिक्रिया हुई, अब कमी तो अब भी है, लेकिन अब कितने की है? 1 की कमी है। तो यानी कि 1 का घाटा इसने कहीं से पूरा कर लिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? अपचेन हो गया। उसी तरह जैसे ये Cl2 है, ये Cl- में बदल गया, तो पहले Cl के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी ने इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी छीन लिया, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इसका मतलब अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो ये जो चीज है, ये वाली बात जो है, जैसे ये S-1 है, इसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभिक्रिया हुई और अब इसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। ये भी अपचयन करो। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन है। अब ध्यान रखना, इसमें होता क्या है, बिल्कुल शॉर्टकट में बात करें, जैसे हमने 5 तरह की परिभाषाएं पढ़ ली अब ऑक्सीकरण की, और 5 तरह की परिभाषाएं पढ़ ली अपचयन की। लेकिन अगर इसमें शॉर्टकट में बस बिल्कुल बात करें, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। ठीक है, ये जितनी भी बैटरियां हैं, कोई भी बैटरी हो, चाहे मोबाइल की बैटरी हो और चाहे कोई सी भी बैटरी हो, किसी भी चीज की, बल्कि सेल, ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग सेल बैटरी एक ही चीज है, 2-4 सेलों को मिला देते हैं तो अब उसको बैटरी बोलते हैं। तो सेल या बैटरी सारी रेडॉक्स अभिक्रिया उनके अंदर होती है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, इस वजह से बिजली बनती है, क्योंकि ये तारों में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, इसी को बिजली कहते हैं। तो ये अभिक्रियाएं करवाई जाती है, उनके अंदर सिस्टम ऐसा होता है जिससे उनमें इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, लेन देन होता है, और लेन देन होता है तो फिर बिजली बनती है उस इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, जिससे ये जो ऑपरेटर्स जितने भी हैं, जितने भी यंत्र हैं, जितने भी इसकी ये सारी डिवाइसें जो है इस वजह से चलती है। तो ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण जो है इस, जैसे कि जो मोबाइल है, इसमें ये लिथियम की बैटरियां चलती है, तो इसमें ये वाली रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, लिथियम प्लस में बदलता है। हालांकि हम चार्ज करते हैं तो रिवर्स भी होती है, वही अभिक्रिया वापस उल्टी पलट के, कि लिथियम प्लस में बदलता है, पहले इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जब आप बिजली दे दोगे तो वापस उसको क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। तो ये जो बैटरियां हैं मोबाइल वाली, ये लिथियम बैटरियां हैं, ध्यान रखना। तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया दैनिक जीवन में बहुत काम की चीज है। कल से हम इनके एग्जाम्पल करेंगे कि मिक्स रिएक्शन लेके किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, और वही बात है कि ऑक्सीकरण अंक वाला उसको आना चाहिए। तो जो 2 दिन पिछले नहीं आए थे, वो लोग जो हैं वो अच्छी तरीके से वीडियो देख के ही आए, नहीं तो फिर उनको समझ नहीं आएगा कल को। तो ये हमने कल ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ लिया था, सिंगल अलग अलग, जो उसके आधुनिक अवधारणा है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम जैसे कोई समीकरण लेंगे, अच्छा उससे पहले 2 डेफिनेशन और है, देखिए वो फटाफट। ऑक्सीकारक,
लिखें वह पदार्थ जो दूसरों का ऑक्सीकरण कर देता है। वह पदार्थ जो दूसरों का ऑक्सीकरण कर देता है और स्वयं अपचयित हो जाता है। और स्वयं अपचयित हो जाता है। दूसरी डेफिनेशन लिखिए अपचायक। लिखिए वह पदार्थ जो दूसरों का अपचयन कर देता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं एक रेडॉक्स अभिक्रिया का। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने ये रिएक्शन आपको सिर्फ किसी एक एतबार से आपको बताई थी कि भाई H2S है, H2 प्लस S है सॉरी, और इससे बन गया क्या H2S। और इस रिएक्शन में हमने कहा था कि भाई सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है अपचयन है, तो सल्फर का क्या हो गया अपचयन हो गया। तो इससे हम अपचयन को तो समझा सकते हैं उन पुरानी परिभाषाओं से। अब नई परिभाषा जो है, इस नई परिभाषा में यह है कि हम दोनों को समझा सकते हैं। वहां पर जो सीमित बात थी तो वो ये थी कि भाई किसी एक चीज को ही वो समझा पाता है। अब देखिए इसके लिए हमें ऑक्सीकरण अंक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अब हमें वो नियम याद होने चाहिए ऑक्सीकरण अंक के। वो नियम जिसको नहीं आएगा उसको कुछ भी नहीं आएगा। इसमें हाइड्रोजन अकेला है, कोई चीज अकेली होती है तो उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, क्या होता है, कितना होता है ऑक्सीकरण अंक अकेला होता है कोई भी चीज को। अब देखो सिर्फ कुछ कोई पता है, बाकियों कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर उनका कोई फायदा नहीं होगा। अकेले कोई भी चीज हो उसका जीरो होता है। अकेले से मतलब यहाँ दो हाइड्रोजन नहीं है, अकेले से मतलब यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है। वो हाइड्रोजन चाहे 1000 हो। और सल्फर है, सल्फर भी क्या है तो इसका भी जीरो। अब उसके बाद में इधर के साइड में ऑक्सीकरण अंक हमने निकालने पड़ेंगे। हाइड्रोजन जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण कितना होता है +1। ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि सल्फर का कोई रोल नहीं है तो अब हमें सल्फर का निकालना पड़ेगा कि भाई 2 हाइड्रोजन का हो गया प्लस के 2 और सल्फर का हम x मान लेंगे और बराबर में 0। और सल्फर का कितना आ गया x बराबर प्लस के 2 उधर गए तो -2, तो सल्फर पे है -2। ये इतना काम अगर हम कर लेंगे तो ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान जाएंगे। अब हम यहां देखेंगे कि हाइड्रोजन 0 था तो ये H2 है और अब हाइड्रोजन पे कितना आ गया +1 आ गया। यहां एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो आयन बनता है वो जनरली एक जैसे परमाणु में फिर 2-3 नहीं लिखे जाते हैं आयन, ठीक है ना। तो यहां इसको अकेले को ही लिखेंगे H+। और यहां भी चाहे तो आप एक ही हाइड्रोजन ले सकते हो कि मैंने आपको बताया ना ऑक्सीकरण किसका होता है सिर्फ एक का होता है, 2 का नहीं बोला जाता। ऐसा नहीं बोला जाता कि H2 का ऑक्सीकरण 0 है, बल्कि यूं बोला जाएगा H2 में H का ऑक्सीकरण क्या है 0। जब ऑक्सीकरण की बात की जाती है तो सिंगल जो एक वचन है उसमें बात की जाती है, सिंगुलर में बात होती है वो। तो अगर हम चाहें तो यहां पे भी सिर्फ H भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी H लिख सकते हैं हम, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो।
भाई H अकेला H था, वो किस में बदल गया, H प्लस में। हालांकि H2 भी लिख सकते हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो ध्यान में रखे कि यहाँ। अब देखिए इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागा या ग्रहण किया, त्याग दिया, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या है, ऑक्सीकरण है। तो हम कह देंगे कि H, या फिर चाहो तो इसको क्या बोल दो, H2। H2 का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब यहां मैंने इतना टाइम लगाया, हमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले बात जो दिमाग में बिठानी है वो ये है कि इसका कोई लेना देना नहीं है। जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें ये भी होगा तो ये भी होगा ना, तो इस पे क्रॉस है। जो भी ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा, ऑक्सीकारक होगा, अपचायक होगा, ये 4 चीजें हैं, वो चारों के चारों इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, अब बात करें अपचयन की, तो ये S है, ये S किस में बदल गया, इधर S पे कितना आ गया, -2। तो हम यहां इस बात को ऐसे डिफाइन कर लेंगे कि यहां S पे क्या आ गया, S-2। अब इसने यहां क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसके पास एक्स्ट्रा। आपको पता होना चाहिए धनायन क्या होता है, उस पर प्लस लगा हुआ होता है, उस प्लस का क्या मतलब होता है, माइनस लगा होता है, माइनस का क्या मतलब होता है। जिसने वो सब बातें समझ ली पीछे, वो उसी को आएगा ये। तो S-2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए पहले इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, चाहो तो आप रीजन, अब जिन्होंने अच्छी तरीके से याद नहीं किया वो यहां इसका रीजन भी दे सकता है। यहां इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, और ये S का क्या हो गया। और ये बात तो हम उस परिभाषा से भी पता लगा ही चुके थे, तो इसमें कोई इतनी, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हम नया तरीका सीख रहे हैं, और क्यों अपचयन हुआ है, अपचयन का रीजन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, उसने ग्रहण किया है, इसलिए अपचयन। रीजन भी पूछा जा सकता है। ये 2 बातें हो गई, ठीक है। अब आगे कि भाई ऑक्सीकरण हुआ है इस H2 का, तो H2 का ऑक्सीकरण क्यों हुआ, अपने आप तो H2 का ऑक्सीकरण होता नहीं है, तो क्यों हुआ, क्योंकि इसके हमने अभिक्रिया करवाई S से, ठीक है। तो यहां इसका ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन करने वाला कौन है, सल्फर, मतलब सल्फर से नहीं कराते तो नहीं होता। तो यहां पर ऑक्सीकारक, मैंने ऑक्सीकारक की क्या परिभाषा दिखाई है कि ऑक्सीकारक कौन होता है, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है। तो इस H2 का ऑक्सीकरण हुआ है, किया किसने, जो इससे क्रिया करेगा, सिंपल बात है, तो सल्फर ने। तो यहां ऑक्सीकारक कौन है, सल्फर है। अब हमने अपचयन निकाल लिया कि अपचयन किसका हुआ है, अपचयन हुआ है सल्फर का। किया किसने, हाइड्रोजन ने। भाई सल्फर क्यों अपचयित हुआ, अपने आप तो हुआ नहीं, इसकी क्रिया करवाई हमने हाइड्रोजन से। अब इस बात को दूसरे रूप में बोल देंगे, तो अपचायक कौन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया। तो समझ में आ गया ना, ये 4 बातें हमें पूछी जाती है। और अब देखिए एग्जाम में हमारे पास इतना नहीं टाइम होता कि ये मैंने जैसे इसमें 1 मिनट लगा दिया या 2 मिनट लगा दिए। हालांकि मैं समझा रहा हूं इसलिए मुझे 2 मिनट लग गए, लेकिन चलो कोई खुद करता है, उसको आता है, तो भी 1 मिनट लगा देगा वो। हमें सिर्फ एक चीज पहचाननी है। हमने यहां पहचान लिया कि H2 का, इसका H का ऑक्सीकरण हो रहा है या H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, जो भी अब वो ऑप्शन है उसके हिसाब से डिसाइड होगा वो ऑप्शन में क्या है। तो जैसे ये पहचाना कि इसका ऑक्सीकरण हुआ है और बिल्कुल हम सही है, 1-2 बार इस चीज को अच्छे से देख लो, बस अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो इसका अपचयन हुआ है। अब भी आप ऐसा नहीं करेंगे, अभी आपको विद रीजन करना है जब भी कोई एग्जाम्पल हो, अभी आपको ये चीजें नहीं करनी है। लेकिन बाद में जो है फिर आपको जब पेपर में जब करना पड़े तो ये इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। फिर बस अब ये पता चल गया, अब इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो ये ऑक्सीकारक है, और अगर ये ऑक्सीकारक है तो ये अपने आप ही क्या हो गया, अपचायक हो गया। 2 ही तो चीजें, और मैक्सिमम 99.9% एग्जाम्पल में या 2 ही होते हैं, सब कुछ इन 2 में से ही होता है। और कई जगह आपको वहां भी 2 मिलेंगे और वो 4 ही ऑप्शन होंगे, तो वो 4 उत्पाद वाले ऑप्शन तो क्या हो गया, अपने को सोचना ही नहीं है, उनकी तरफ देखना ही नहीं है।
उनकी तरफ जरूरत उनके सिर्फ किस लिए है, ये ऑक्सीकरणांक निकालने के लिए उनकी जरूरत है केवल। ठीक है ना, उतारो अब। अब ये एग्जांपल है, ये आप लोग करो। अब फिर से वही है कि हमें सबसे पहले ऑक्सीकरणांक निकालना आना चाहिए, नहीं तो वो नियम याद जिसको नहीं है उसको कुछ नहीं आएगा। तो इसका 0, और इसके लिए वो ऑक्सीकरणांक वाला वीडियो देखें खाली, वरना यहाँ बैठने से फायदा नहीं होगा। जो नहीं आए थे वो, और जो आए भी थे वो याद करें बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इनका तो 0 0 है अकेले है, इसलिए अब Na पे जनरली क्या है, +1 है, इसका तो कोई अपवाद भी नहीं होता। और Na पे +1 है, अगर Cl का भी हमें पता है, नियम है कि Cl पे क्या होता है, -1 है। तो बस इसमें सिंपल सी है, उसको तोड़ लेते हैं हम जब ये चीज करते हैं कि भाई Na किसमें बदल रहा है, Na प्लस में। तो Na का ऑक्सीकरण, और किस में ऑक्सीकरण होता है, जिसमें वो बदल रहा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है कि Na प्लस में बदल रहा है। और यहाँ Cl का, अब चाहे आप चाहें तो Cl लिख दें, चाहे तो Cl2 लिख दें, जो भी आप, इस अंक का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ जो आगे लगता है उसका कोई मतलब नहीं है, सूत्र में सिर्फ ये आता है। तो आप चाहे Cl लिख दें तो भी सही है, Cl2 लिख दें तो भी सही है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये आप खुद देख लेना कि आपको क्या लिखना है। मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ कि Cl किस में बदल रहा है, Cl माइनस में। और Cl माइनस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया Cl ने, पहले इसके पास कोई एक्स्ट्रा नहीं था, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। तो हम कह देंगे Cl का क्या है, Cl बोल दो चाहे Cl2 बोल दो। और अगर ऑक्सीकरण हो रहा है Na का, तो ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक है Cl2, ठीक है ना। या और अपचायक कौन है, अब इसका अगर Cl का अपचयन हो रहा है तो फिर अपचायक कौन से है। और अगर आप एक लाइन में याद रखो, धातुएं अपचायक होती है सारी, ठीक है ना, धातुएं अपचायक होती है, बल्कि बढ़िया अपचायक होती है। यूं कहा जाता है धातुओं के बारे में कि भाई ये बढ़िया अपचायक है। तो शॉर्टकट में ये एक लाइन अगर आपने रख दी, और जो अपचायक होता है उसकी अपचायक की डेफिनेशन याद हो, तो अपचायक का खुद का ऑक्सीकरण होता है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि धातु का ऑक्सीकरण होता है हमेशा, ठीक है। तो ये है। अब देखिए ये तो सिंगल है। अब मान लीजिए कोई 3 वाले आ गए। अब जैसे एक एग्जांपल और मैं करवा देता हूं, जैसे अब यहां पर 3 तरह के परमाणु हैं। तो चाहे बस इसमें यह बात है कि यह ऑक्सीकरणांक हमें स्पीडली करना आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसमें टाइम लग सकता है। तो हाइड्रोजन जनरल यौगिकों में हाइड्रोजन का कितना, +1, और ऑक्सीजन का कितना, -2। कोई अपवाद वाली यहां बात नहीं है। दूसरा F2 अकेला है, मतलब F सिर्फ अकेला है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह अब यहां भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन का +1 ही होता है, और F का यहां क्या हो गया, -1। और O2 का क्या हो गया, O2 अकेला हो गया, तो 0 है। O2 जो भी कोई भी चीज अकेली है उसका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब आप यहां देखें कि हाइड्रोजन का इधर भी प्लस था, +1, और उधर भी क्या है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक नहीं बदला। तो जिसका ऑक्सीकरणांक नहीं बदला उसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन ने ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक है ना तो इसका इलेक्ट्रॉन का इसको कोई लॉस हुआ, ना इसको इलेक्ट्रॉन का कोई फायदा हुआ। तो यहां इसके लिए एक लाइन बनेगी कि हाइड्रोजन का ना तो क्या हुआ है,
ऑक्सीकरण हुआ है, ना ही अपचयन हुआ है। ऐसे भी कुछ तत्व होंगे। अब हम बात करें ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन कितना था, -2 था, और -2 से क्या बन गया, ये O2 बन गया या O बन गया, खाली 0 हो गया। तो इसके पास जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो इसने क्या कर दिए, त्याग दिए। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना। अब यहां हमें ये लिखना पड़ेगा, अब यहां आप H2O नहीं लिख सकते हो। सिंगल में तो हम जैसे यहाँ O2 भी लिख दो, O भी लिख दो, एक ही बात है। लेकिन यहां आपको O-2 ये लिखना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है, O-2 का ऑक्सीकरण हुआ है, ना कि H2O का। क्योंकि H2O में तो कौन है, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन का ना ऑक्सीकरण हुआ है। अब ये शुद्ध रूप से ये O-2 है, यहां इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और अपचयन किसका हुआ है, इधर ये F2 थी या F था खाली मान लो, और ये किस में बदल गया, इसका कितना चार्ज है यहाँ, HF में कितना है, -1 है। तो -1 है तो F2 का F माइनस, यहाँ इस पे 0 चार्ज था, यहाँ इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इसका क्या मतलब है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन। इस वजह से F2 का क्या हो गया, और अब बात करें ऑक्सीकारक के, तो ऑक्सीकारक के अगर आप बात करेंगे तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है, O-2 का। तो किया किसने, F2 ने, तो ऑक्सीकारक हो गया F2। इन दोनों में से ही कोई होगा, लेकिन यहां आप H2O नहीं लिख सकते, समझे। उन दोनों की तो बात ही नहीं करनी, 2 ऑप्शन उनके होंगे। और अपचायक कौन है, हाँ, अब यहाँ उपचायक O-2 है, ना कि H2O। ये खास बात ध्यान रखनी है आपको कि इसमें ऑक्सीजन में परिवर्तन हुआ, हाइड्रोजन में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हाइड्रोजन में परिवर्तन होता तो हम लिख सकते थे H2O कि भाई दोनों में परिवर्तन हुआ है। समझ में आ गया ना। तो ये जो चीज है, ये ऑक्सीकरण और अपचयन इस तरीके से भी होता है, और ये एग्जाम्पल करने से आएगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 एग्जाम्पलों से ही आ जाएगी ये बात समझ में। ये आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे तब जाके ये चीज समझ में आएगी। उतारो। अब ये रिएक्शन लिखो। और फटाफट आप इसमें ऑक्सीकरण अंग निकाल के बताओ सबके, फटाफट निकाल लो, जितना जिसको आए उतना वो निकाल ले ऑक्सीकरण। अब यहां देख लो, जिसको आता है याद होता है उसको बस इतना ही टाइम लगता है, और इतना ज्यादा टाइम भी अगर लगा देंगे तो कंपटीशन में कोई फायदा नहीं होगा फिर।
सही कर भी लिया और उसमें 5 मिनट बर्बाद कर दिया एक क्वेश्चन में, तो भी नुकसान हो गया, ये फायदा नहीं हुआ कोई। तो सबसे पहले तो ये है कि हाइड्रोजन पे तो +1 होगा। अब देखो ये एक अलग तरह का यौगिक आ गया। हम H2O को तो पहचानते हैं, ये तो एक जनरल यौगिक है, लेकिन ये H2O2 एक अलग इनकी चीज आ गई। जो नॉर्मल यौगिक होता है वो तो ये H2O है। तो यहाँ ऑक्सीजन का हम फिर निकाल के देख लेंगे। हाइड्रोजन का तो +1 ही होना है क्योंकि कोई अपवाद नहीं है, तो ऑक्सीजन का हम निकाल के देख लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के कुछ अपवाद भी है जहां। तो ये ध्यान रखना, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन का कितना होता है? -1 होता है। अब कैसे होता है किसी को समझ में नहीं आता, वो निकाल के देखना बाद में घर पे अपने। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये -1 कैसे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल के देखो, करके देखना सीखो इसमें, वरना आपको आएगा नहीं। अब इधर देखें तो इधर हाइड्रोजन का क्या है? +1 ही रहना है क्योंकि ये H2O में तो +1 ही है। लेकिन इस ऑक्सीजन का कितना हो गया? अब ये नॉर्मल यौगिक है तो यहां हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें तो -2 होगा और इसमें कितना होगा? 0। तो अगर आप यहां देखें तो हाइड्रोजन के तो ऑक्सीकरण अंकों में कोई परिवर्तन नहीं है। हाइड्रोजन का तो ना ऑक्सीकरण हुआ है ना अपचयन हुआ है। तो ध्यान रखना यहाँ ऑक्सीकरण में इसका हुआ है, किसका? O पे कितना है? -1। O-1 किसमें बदला है? O-2 में। तो क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन त्यागा कि ग्रहण किया? ग्रहण किया। तो O-1 का अपचयन। तो जरूर नहीं है ऑक्सीकरण को पहले ही लिखो आप। और यही O-1 किसमें बदल रहा है? भाई बन तो इससे रहा है, ये एक ही तो चीज है, कोई दूसरी तो है नहीं, तो इसी से बन रहा है। तो यही O- किसमें बदल रहा है? O2 में बदल रहा है। तो इससे O- का क्या हो रहा है? ऐसा भी होता है। ऑक्सीकारक कौन है? O-1। अपचायक कौन है? कोई दूसरा कोई है ही नहीं, सब कुछ यही है। 4 क्वेश्चन पूछे, चारों का आंसर एक ही है, O-1। ठीक है, उतारो। यहां ऑक्सीकरण अपचायक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पढ़ लिया। अब एक परिभाषा लिखे, असमानुपातन अभिक्रिया, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रिया। लिखिए ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी एक ही तत्व का ऑक्सीकरण, किसी एक ही तत्व का ऑक्सीकरण तथा उसी का अपचयन होता है, तथा उसी का अपचयन होता है, तो इसे असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं।
जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट्स का हो, एक एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हो, एक एलिमेंट्स रिड्यूस हो, तो वो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहलाती है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से असमानुपातन अभिक्रिया है। अब असमानुपातन अभिक्रिया किसी को पता ही नहीं होगा कि है क्या, तो उसको पहले पता होना चाहिए। असमानुपातन वो होगी जिसमें एक का ही ऑक्सीकरण, सब कुछ एक ही चीज होगी। जैसे इसमें सब कुछ क्या है, O-1 है, ऑक्सीकारक भी यही है, अपचायक भी यही है, ऑक्सीकरण भी इसका हो रहा है, अपचयन भी इसका हो रहा है। इसको असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया ऑक्सीकरण अपचयन का, देखा जाए तो। लेकिन इसके उदाहरण है, करे बिना ये तो अब 1-2 दिन हम इनके उदाहरण करेंगे। तो बात वही है कि बस आप लोगों को आना चाहिए, जो सीख जाएगा वो सीख जाएगा, जो नहीं सीखा इन क्लासों में फिर